Hey everyone, this is Akansha Pandey and welcome to my channel English with Akansha Pandey। आज के वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। आपको अच्छे से समझना है, सुनना है और फिर सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर मूविंग अहेड डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। कम ऑन एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन हियर। Another baffling change that I notice in him nowadays that he avoids to speak to me. What is an error in this question? Let me know. Okay, so the answer is here. But let me explain this question, है ना? पहले मैं explain करूंगी, उसके बाद फिर मैं आंसर बताऊंगी कि क्या हो सकता है यहाँ पे। Another baffling change. देखो यहाँ अगर मैं बात करूं तो ये जो baffling है ना, यहाँ ये present participle है और baffling की मीनिंग होती है confusion। क्या होती है? confusion। और ये है क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो बेटा कोई भी वर्ब है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल तब होता है जब वो आईएनजी फॉर्म में हो। ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं ना, ये आईएनजी फॉर्म के वर्ब्स होते हैं और आईएनजी फॉर्म के वर्ब्स को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स तब बोलते हैं जब वो किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहे हो या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हो। नाउन या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हो अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कहते हैं। समझ में आई बात? क्या मैंने बोला कि बेटा अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन या प्रोनाउन में मीनिंग ऐड करे, क्वालिफाई करे, उनकी विशेषता बताए, तो हम उन्हें प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कहते हैं, जिनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलेंगे वर्बल एडजेक्टिव्स। वर्बल एडजेक्टिव्स, ठीक है? समझ में आ गया? सेम आपने सुना होगा पास्ट पार्टिसिपल्स। तो यस, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है बेटा? तो पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं आपके V3, है ना? वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा अगर नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने लगे, यानी कि क्वालिफाई करने लगे, तो हम उसे क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल्स कहते हैं। और जिन्हें हम क्या कहेंगे? सेम जैसे वर्बल एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? वर्बल एडजेक्टिव्स। होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गई है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगी तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, और सेम अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगी तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल्स कहेंगे। नॉर्मल लैंग्वेज में इन्हें हम वर्बल एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्लियर है ये चीज? सो बैफलिंग यहाँ क्या है बेटा? आईएनजी फॉर्म में है और ये चेंज, यहाँ चेंज नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? बैफलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्लियर है? ओके, सो अनदर बैफलिंग चेंज, ये जो दूसरा कंफ्यूजिंग सा बदलाव देखने को मिलता है वो ये है कि आई नोटिस, मैं नोटिस करती हूँ। बेटा स्टार्ट से ही सेंटेंस प्रेजेंट में ही रहा है, आप देख सकते हैं, तो आगे भी प्रेजेंट ही हम फॉलो करेंगे। मैं नोटिस करती हूँ इन हिम, उसमें नाउअडेज की मैं बात करूँ तो नाउअडेज यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये टाइम बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, ये एडवर्ब्स होते हैं। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है नाउअडेज। इज दैट क्या है? ही अवॉइड्स। यहाँ ही आपका क्या है बेटा? सिंगुलर प्रोनाउन है, आपने सिंगुलर वर्ब यूज किया है। टू स्पीक टू मी। अब अगर मैं बात करूं बेटा अवॉइड की ना, तो अवॉइड वर्ड के साथ में हम वर्बल नाउन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अवॉइड वर्ड के साथ में हम आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, जिसे हम कहेंगे ग्रामेटिकल लैंग्वेज में जेरेंड, और इस जेरेंड को हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं वर्बल नाउन। होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गया है बेटा। अवॉइड के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाता है, जिसे ग्रामेटिकल लैंग्वेज में हम जेरेंड कहते हैं और नॉर्मल लैंग्वेज में वर्बल नाउन कहेंगे। क्लियर है ये चीज? सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट शुड बी ही अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी। ही अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी। होपफुली आपको ये आंसर क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, I asked him how could he go out if it started raining.
So what is the correct option here? I mean, what is an error in this question? Okay. So अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, स्टार्ट से सॉल्व करते हैं. I asked him. आपने देखा कि यहाँ पर asked जो है ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम कहाँ यूज करते हैं, सिंपल पास्ट में यूज करते हैं. ऐसे सेंटेंसेस जो सिंपल पास्ट में हो उसमें हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. तो स्टार्ट से हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया हुआ है, आई आस्क्ड हिम. और ये अगर मैं बात करूं आस्क की ना, तो आस्क कैसा वर्ब है बेटा, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है. और ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ में हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, कोई प्रैपोजिशन यूज नहीं करते हैं. तो आई आस्क टू हिम रॉन्ग होगा, अगर टू लगा दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आस्क एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं. तो आस्क के सीधा आपने इधर ऑब्जेक्ट यूज किया हुआ है, मतलब ये जो हमारा पार्ट है ये करेक्ट है. शुरुआत में हमने सिंपल पास्ट यूज किया है, हमने फिर ऑब्जेक्ट यूज कर दिया, आई आस्क्ड हिम, करेक्ट है. ओके. उसके बाद हाउ कंजंक्शन हमने यूज किया, हाउ कुड ही गो आउट. ठीक है, कुड ही गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग, करेक्ट. आपने देखा बेटा यहाँ लास्ट में हमने क्या लगा रखा है मैम, फुल स्टॉप का यूज किया हुआ है. और फुल स्टॉप हम यूज करते हैं एक ऐसे सेंटेंस में जो नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, है ना. नेगेटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप का यूज कर देते हैं. बट इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इंटैरोगेशन मार्क का यूज करते हैं. अब इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस का मैम स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले वर्ब यूज करते हो, फिर सब्जेक्ट यूज करते हो. पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, और फिर आपका फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर लास्ट में इंटैरोगेशन मार्क. ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये हम यूज करते हैं इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस में. ओके. अब यहां भी सेम ही चीज किया हमने, आप देख सकते हो ध्यान से कि हमने क्या किया, हाउ ये कंजंक्शन है, और इसके बाद जो हमने सेकेंड क्लॉज ऐड किया, इस सेकेंड क्लॉज में हमने पहले वर्ब यूज किया, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट यूज किया, फिर मेन वर्ब यूज किया, उसके बाद फिर आगे के कुछ फ्रेजेस, और फिर लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया. तो फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए था ना, फिर तो इंटैरोगेशन मार्क होना चाहिए था अगर आपके दिमाग में चल रहा है. लेकिन बेटा यहाँ फुल स्टॉप ही होना चाहिए था. यहाँ हमें इस सेंटेंस के पार्ट को करेक्ट करना है, क्योंकि आप किसी सेंटेंस में बेटा क्लॉज, जो सेंटेंसेस के क्लॉज होते हैं वो कभी इंटैरोगेटिव फॉर्म में नहीं यूज किए जाते हैं, उनको हमेशा हम सिंपल फॉर्म में यूज करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस की तरह यूज करते हैं, अफर्मेटिव या नेगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं, बट इंटैरोगेटिव फॉर्म में यूज नहीं करते हैं. होपफुली आपको ये मेरी बात क्लियर हो रही है कि जो सेंटेंसेस के क्लॉजेस होते हैं बेटा, क्लॉजेस की मीनिंग होती है उपवाक्य. तो जो सेंटेंसेस के पार्ट्स होते हैं ना, उनको अगर हमने कनेक्ट कर दिया है तो उनको कभी इंटैरोगेटिव फॉर्म में हम यूज नहीं कर सकते हैं. तो यहां आपको क्या करना है, हाउ ही कुड गो आउट यूज करना है. हाउ कुड ही गो आउट नहीं होगा, हाउ ही कुड गो आउट हो जाएगा. होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो रही है. अगर मैं क्या करती बेटा, आई आस्क्ड हिम, उसके बाद ये मैं लगा देती इधर इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ एक कॉमा डाल देती, तो फिर ठीक है, फिर ये सेपरेट हो जाता हमारा सेंटेंस, और फिर ये फॉर्म करेक्ट था. लेकिन हमने इनको कंबाइन कर दिया है, तो ये हमारा जो एक अलग अलग क्लॉज था ये बन गया एक सेंटेंस. तो हम कभी भी ऐसे क्लॉज जो सेंटेंस में कनेक्ट हो चुके हैं उनको इंटैरोगेटिव फॉर्म में हम यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो आंसर क्या है, आई आस्क्ड हिम हाउ ही कुड गो आउट, क्या हो जाएगा, हाउ ही कुड गो आउट. ठीक है, और यहाँ आपका फुल स्टॉप ही रहेगा. अगर आपको इस क्वेश्चन में फिर से डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना. नेक्स्ट आ जाइए. One of the state in which Satyagraha was offered was Rajkot, where he had spent his youth. यहाँ महात्मा गांधी जी की बात हो रही है. आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है. वन ऑफ द एक ऐसा फ्रेज है कि वन ऑफ द हम जब भी यूज करते हैं इसके साथ नाउन हमेशा प्लूरल यूज करते हैं. नाउन शुड बी प्लूरल विद वन ऑफ द. ओके, ऐसे ही आप जब ईदर ऑफ द यूज करते हैं,
सेम होता है, नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। जब आप नीदर ऑफ द यूज करते हैं, सेम क्या होता है, नाउन प्लूरल यूज किया जाता है। ऐसे ही जब आप यूज करते हैं एनी ऑफ द, क्या होता है, नाउन प्लूरल यूज किया जाता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, वन ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, एनी ऑफ द, सम वन ऑफ द, अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ द, ईच ऑफ द, इन सब के साथ नाउन हमेशा प्लूरल यूज किया जाता है। क्लियर है मैम? ये बीच में आपने जो जगह छोड़ी, इसमें आप क्या बात बताने वाले हो? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीच में ये जो आपका मैंने गैप छोड़ा ना, बस एक चीज समझाने के लिए छोड़ा है बेटा, कि नाउन, इस वाले नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, जो वन ऑफ द के बाद आए हुए हैं, इस वाले नाउन को क्वालिफाई करने के लिए अगर कोई एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, तो उस एडजेक्टिव की जो डिग्री होगी ना, वो हमेशा क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी। समझ में आया? वैसे एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, लेकिन ये ऐसे नाउन्स जो इन फ्रेजेस के बाद यूज किए गए हैं, इनको क्वालिफाई करने के लिए वी यूज ओनली सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। क्लियर है? वन ऑफ द सुपरलेटिव एडजेक्टिव, नाउन अगर आ रहा है सेंटेंस में, फिर अगर आप यूज करना चाहते हो तो सुपरलेटिव ही करोगे, कंपैरेटिव या पॉजिटिव नहीं करोगे। क्लियर है? तो स्टार्ट में मैम आपने कहा वन ऑफ द, फिर ये जो नाउन आया है इसको तो हमने सिंगुलर फॉर्म में यूज किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, स्टेट्स कर लेंगे। वन ऑफ द स्टेट्स हो जाएगा हमारा करेक्ट, वन ऑफ द स्टेट्स। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और कुछ देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। वन ऑफ द स्टेट्स इन विच, जिसमें विच हमने यहाँ पर सिलेक्शन की बात की है। किसके सिलेक्शन की? इस स्टेट्स में से कोई एक जो स्टेट है उसके सिलेक्शन के लिए हम यहाँ पर विच का यूज किए हैं। मैं आपको बता दूं तो विच एज अ प्रोनाउन और एज अ कंजंक्शन हम दोनों तरह यूज करते हैं। एज एन एडजेक्टिव भी यूज किया जाता है, एज अ प्रोनाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज अ कंजंक्शन भी हम विच का करते हैं, मतलब एज अ कंजंक्शन भी विच का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो विच का यूज हम 2 सेंस में करते हैं। एक तो आप एज अ प्रोनाउन कर लेते हो, है ना, ऐसा, कौन सा, किसमें से, और एक हम यूज करते हैं बेटा सिलेक्शन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि हम विच का यूज करते हैं हमेशा सिलेक्शन के लिए। तो इन स्टेट्स में से जिसकी बात हो रही है उसका एक स्टेट की बात होगी ना, इतने सारे स्टेट्स हैं जिसमें एक स्टेट की हम बात कर रहे हैं जो क्या है, राजकोट है, तो उसको बताने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, विच का यूज किया जा रहा है। सत्याग्रह वॉज ऑफर्ड वॉज राजकोट वेयर ही हैड स्पेंट, जहां पर उन्होंने अपना क्या बताया, यूथ अपना स्पेंड किया। हैड के साथ क्या यूज करते हैं मैम, V3 यूज करते हैं। तो बिल्कुल ऑल टुगेदर सारे पार्ट्स करेक्ट हैं, बस हमारे एक ही पार्ट में एरर है, देयर शुड बी वन ऑफ द स्टेट्स। ओके ओके, मूविंग अहेड, यहाँ आंसर स्टेट्स हो जाएगा। इसमें भी इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके ओके, नेक्स्ट। Hardly the inspector had arrived there to investigate the crime when the house was set ablaze. So what is an error in this question? ओके, सो जब भी हम हार्डली यूज करते हैं, स्कार्सली यूज करते हैं, या कोई भी नेगेटिव एडवर्ब जब आप स्टार्ट में यूज करते हैं, तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं, इन्वर्जन फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। आइए इसको हम बोर्ड पे समझते हैं अच्छे से। मैंने कहा बेटा एडवर्ब, तो एडवर्ब तो सबको पता है ना कि एडवर्ब क्या होता है। मैम एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना जो सेंटेंस में किसको क्वालिफाई करता है, मैम वर्ब को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई और मॉडिफाई दोनों की मीनिंग होती है विशेषता बताना। मैम एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, मैम अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, और समटाइम्स कंप्लीट सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। क्या करता है बेटा, कंप्लीट सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। क्लियर है, ये एडवर्ब का काम होता है। वैसे हमने बहुत सारे एडवर्ब्स को डिवाइड, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन, अब बहुत सारे एडवर्ब्स पढ़े हुए हैं, जिसमें से एडवर्ब ऑफ नेगेटिव एडवर्ब्स, कुछ ऐसे एडवर्ब्स जो नेगेटिव होते हैं, ऑलरेडी क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव होते हैं। तो जब भी आप नेगेटिव एडवर्ब्स को बिगिनिंग में यूज करते हैं किसी सेंटेंस के, तो सब आप क्या करते हैं, पहले वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर आप सब्जेक्ट यूज करते हैं।
और यही जो हमारा पहले हम जो वर्ब को यूज कर देते हैं ना, सब्जेक्ट के पहले जो हम वर्ब को यूज कर देते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ द वर्ब। इन्वर्जन ऑफ द वर्ब ये हम कब करते हैं? 2 केसेस है ऐसे हैं जिसमें हम ये काम करते हैं। पहला, जब हम नेगेटिव एडवर्ब्स को स्टार्ट में यूज कर दें, फिर हम इन्वर्जन ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। और जब हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में होता है, फिर हम इन्वर्जन ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। तो ये हमारे 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें हम इन्वर्जन ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। समझ आ गया? तो मैम अगर हम बात करें हार्डली की, तो हार्डली भी क्या है बेटा? ये भी एडवर्ब है। हार्डली भी क्या है मैम? ये भी एडवर्ब है। और ये कैसा एडवर्ब है? ये नेगेटिव एडवर्ब है। कैसा एडवर्ब है? नेगेटिव एडवर्ब है। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होती है मैम? तो मुश्किल से, इसकी मीनिंग होती है मुश्किल से। अब ये आ चुका है शुरुआत में, बिगिनिंग में। तो हमने क्या बोला था कि जब कोई नेगेटिव एडवर्ब आ जाए बिगिनिंग में, तो आपको पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट यूज करनी है। तो बेटा इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहाँ है मैम? ये हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है और अराइव्ड हमारा मेन वर्ब है। तो इस हैड को ले आओ, यहाँ यूज कर दो इसके पहले, फिर ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हार्डली हैड द इंस्पेक्टर अराइव्ड इज द करेक्ट sentence here. Hardly had the inspector arrived is the correct sentence. Okay बेटा, तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे अगर आप कभी भी नेगेटिव एडवर्ब बिगिनिंग में यूज कर देते हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे। क्लियर है ये चीज? जैसे एग्जाम्पल, नो सूनर हो गया, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, बेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, नेवर हो गया। आप इनको जब भी यूज करोगे स्टार्ट में तो पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट आएगी। क्लियर है ये चीज? वेरी गुड। नेक्स्ट, Since his arrival at his native town, he is trying to the best of his power to spread education among the poor masses. What is the correct? What is an error in this question? कभी कभी मैं फिल अप बताती तो which one is correct here? तो वही जो है याद रहता है हमेशा, तो वही आता है। ठीक है, सॉल्व करके बताओ, पूरा तहलका मचा दो, है ना? है हिम्मत तो दिखा दो तुम में कितना है दम, दिखा दो। फटाफट से सॉल्व करके बताओ क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, सिंस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहां पर सिंस की मीनिंग क्या है? तब से लेकर के अब तक, तब से अब तक, अब तक। सिंस की यहां पर यही मीनिंग है, तब से अब तक। और ये किसको डिनोट करता है? तो मैम जब हम सिंस का यूज करते हैं ना टाइम के साथ में, तो ये हमेशा ऐसे टाइम के साथ आता है जो टाइम हमारा पास्ट का हो। कैसा हो? पास्ट का हो, जो बीत चुका है उसी टाइम के साथ में हम सिंस का यूज करते हैं। और सिंस की मीनिंग मैंने अभी बता दी आपको, तब से अब तक, तब से अब तक। यानी कि ये जो सिंस है ना, ये काम क्या करता है? ये पास्ट के टाइम को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है। क्या करता है बेटा? पास्ट के टाइम को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है। और ये किस टाइम के साथ आता है? तो ये पास्ट टाइम के साथ आता है जो पॉइंट ऑफ टाइम हो। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है बेटा? किसी एक्शन के शुरुआत का समय, बिगिनिंग का टाइम, जो एक्शन के बिगिनिंग का टाइम होता है, उस टाइम को बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। और ये काम क्या करता है मैम? ये पास्ट को बेटा प्रेजेंट से कनेक्ट करता है। जैसे अगर इफ आई से आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, इफ आई एम सेइंग दिस टाइम कि आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, तो मतलब सोच लो कि अभी जो है शाम हो गई है, अभी शाम के 5-6 बज रहे हैं और मैं सुबह से पढ़ाना स्टार्ट किया। तो सुबह जो थी वो तो बीत गया ना, वो तो पास्ट का टाइम हो गया। और जिस समय हमने काम की शुरुआत की वो हमारा स्टार्टिंग टाइम है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो सिंस हमेशा पास्ट के टाइम के साथ यूज किया जाता है जो शुरुआत का टाइम हो, जो शुरुआत का टाइम हो। ठीक है, तो यहां देखो, तब से लेकर के अब तक, सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन, जब से वो अपने नेटिव टाउन आया है, वो तब से लेकर के अब तक अपने बेस्ट पावर का यूज कर रहा है ताकि वो लोगों में स्प्रेड कर सके, फैला सके एजुकेशन। कैसे लोगों में? पुअर मासेस में। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो अब बेटा जब भी हम सिंस के साथ टाइम यूज करते हैं ना, तो हमारा जो सेंटेंस का टेंस होता है वो
दो टाइप में आप यूज कर सकते हो, दो टेंसेस आप यूज कर सकते हो, एक परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझा दूं कि जब आप सिंस के साथ टाइम यूज करते हैं या आप जब फॉर के साथ टाइम यूज करते हैं तो आप सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं ईदर इन परफेक्ट टेंस और इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। गलती से भी सिंस एंड फॉर के साथ टाइम यूज करके आप गलती से भी प्रेजेंट या फिर पास्ट कंटिन्यूअस यूज नहीं करेंगे, गलती से भी प्रेजेंट या फिर पास्ट कंटिन्यूअस यूज नहीं करेंगे सिंस एंड फॉर के साथ अगर आपने टाइम यूज किया हुआ है फिर। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपने सिंस के साथ टाइम यूज किया, ये भाई ये वाला जो पार्ट है ये टाइम को ही तो इंडिकेट कर रहा है, तो इस वाले पार्ट में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे यूज कर सकते हैं? तो करेक्ट आपका पार्ट हो जाएगा ही हैज बीन ट्राइंग। क्या हो जाएगा? ही हैज बीन ट्राइंग हो जाएगा, ही इज ट्राइंग नहीं होगा, ही हैज बीन ट्राइंग टू द बेस्ट ऑफ हिज पार्ट। नेक्स्ट वन, in various parts of the country ponds just dry down in the scorching heat of summer. What is the correct option here? I mean, what is an error in this question? चलिए तो देखते हैं बेटा, इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, बड़े जगहों को हम इंडिकेट करते हैं तो इन यूज करते हैं, इन हमारा प्रेपोजिशन है, और छोटे जगहों को जब हमें एड्रेस करना होता है तब हम एड यूज करते हैं। कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर रखी गई है उसे बताना होता है तो फिर हम ऑन का यूज करते हैं, अगर वो मूविंग पोजीशन में है तो फिर हम ऑन टू का यूज करते हैं। एक बार फिर से समझते हैं बेटा, बड़े जगहों को बताने के लिए इन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन मुंबई। ओके, जब आपको छोटे जगहों के बारे में बात करना होता है, छोटा एक एड्रेस बताना होता है, तब आप एट का यूज करते हैं। आई एम एट माई ऑफिस, ऑफिस तो छोटी जगह होगी ना हमारी, कोई एक एड्रेस होगा तो एट हो जाएगा। आई एम स्टैंडिंग एट योर डोर, तो एक एड्रेस बताना होगा या छोटी जगह को रेफर करना होगा, फिर आप एट यूज करोगे। कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर रखी गई है और वो सरफेस को टच कर रही है तो फिर आप ऑन का यूज करोगे। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और वो मूविंग पोजीशन में हो तो तब हम उस केस में ऑन टू का यूज करते हैं। क्लियर है? सो इन वेरियस, यहाँ पर कंट्री एक बड़ी जगह है तो हमने इन यूज किया है। वेरियस यहाँ एडजेक्टिव है, वेरियस के साथ, सेवरल के साथ, ऑल के साथ हम हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करते हैं अगर वो काउंटेबल है फिर। तो यहाँ क्योंकि पार्ट्स तो काउंटेबल है तो हमने बोल दिया पार्ट्स। पॉन्ड्स जस्ट, पॉन्ड्स मीन्स क्या होता है बेटा? तालाब। जस्ट ड्राई डाउन नहीं होगा, ड्राई अप होगा बेटा, जस्ट ड्राई अप इन द स्कॉर्चिंग मीन्स होता है झुलसने वाला, झुलसने वाली हीट ऑफ समर में क्या है? पॉन्ड्स यानी तालाब है वो सूख जाते हैं तो ड्राई अप हो जाएगा। नेक्स्ट, he laid the watch on the table and then forgot all about it when he went out. What is an error in this question? ओके बेटा, तो यहां देखते हैं, उसने वॉच को रखा और रख करके भूल गया। उसने वॉच को रखा और रख करके भूल गया, तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? आ जाओ देख लेते हैं हम। बेटा देखो, एक जो आपका लाई है, मैं आपको समझा दूं अच्छे से कि एक जो आपका ले है ना, ले, इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है बेटा लेटना, लेटना। और ये है बेटा फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब का होता है ना वो हमेशा प्लूरल होता है। तो अगर मैं बात करूं इसके सेकेंड फॉर्म की, तो सेकेंड फॉर्म क्या होता है इसका सॉरी एक चीज गलत कर दी मैं, लाई। लाई जो है ना ये फर्स्ट फॉर्म है। ओहो, लो कलर भी चेंज हो जाता है ऐसे। हाँ, आ जाओ। तो लाई क्या है बेटा? फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का और इसकी मीनिंग क्या होती है? लेटना। और अगर मैं बात करूं इसके सेकेंड फॉर्म की, तो सेकेंड फॉर्म क्या है? ले है, और थर्ड फॉर्म क्या है? लेन है। ठीक है, और एक और ले होता है जिसकी मीनिंग क्या होती है? रखना। क्या होती है? रखना। ठीक है, ये न्यू डालने यानी फाउंडेशन डालने के सेंस में भी यूज किया जाता है। तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी मैम? इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी लेड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी लेड। होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो रही है। लाई मीन्स होता है लेटना, जिसकी सेकेंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लेन होती है, और ले मीन्स होता है रखना, जो फाउंडेशन डालने के लिए भी यूज किया जाता है अगर न्यू की बात हो रही। तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी बेटा? लेड हो जाएगी और थर्ड फॉर्म लेड हो जाएगी।
अब यहाँ देखो, क्योंकि हम पास्ट के टाइम को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए ना। वॉच हमारा जो है बेटा वो लेटेगा नहीं, है ना। सेकेंड फॉर्म में अगर लेटने का सेंस होता तो हम यहाँ ले यूज कर देते, बट यहाँ रखने का सेंस है, और रखने के सेंस में सेकेंड फॉर्म क्या होती है बेटा, लेड हो जाएगी। तो यहाँ ले के प्लेस पर क्या करोगे, लेड कर दोगे। laid. He laid the watch on the table and then forgot all about it when he went out. सब कुछ पास्ट में जा रहा है, देखो सब कुछ पास्ट में जा रहा है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, पास्ट ही होना चाहिए। नेक्स्ट, although he draws a reasonably good salary, he has a large family to support and he finds it difficult to make both ends meet. ठीक है, चलो आंसर बता दो फटाफट से, क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। ऑल्दो की मीनिंग होती है हालांकि। हालांकि अब यहाँ सब कुछ बेटा प्रेजेंट में, अगर देखो स्टार्ट से आपने प्रेजेंट किया ना तो आगे भी प्रेजेंट ही फॉलो करोगे। हालांकि ही यहाँ सिंगुलर है, आपने सिंगुलर वर्ब यूज किया है। अ रीजनेबली गुड सैलरी, तो बात अगर हम करें बेटा सैलरी की, तो सैलरी यहाँ नाउन है, गुड क्या है बेटा एडजेक्टिव है, और रीजनेबली क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, और आर्टिकल तो हमेशा नाउन के लिए आते हैं। बीच में जितना आप एडजेक्टिव यूज करना चाहते हैं, जितना एडवर्ब यूज करना चाहते हैं कर दीजिए, लेकिन ये जो आपका आर्टिकल है ये है स्पेसिफिकली सैलरी के लिए, यानी कि नाउन के लिए। एक और बात, ये लाइन हमारी खत्म हो चुकी है, एंड हो चुकी है, इसीलिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब आप ऑल्दो यूज करते हैं या आप जब दो यूज करते हैं तो आपको एक बात रखनी होती है कि इन सब की मीनिंग क्या होती है, हालांकि, ठीक है। और इनके साथ कंजंक्शन आपका जो आएगा, एक क्लॉज कंप्लीट करने के बाद दूसरा क्लॉज जब इससे कनेक्ट करोगे तो या तो आप कॉमा का यूज करोगे या आप येट का यूज करोगे। एग्जाम में कई बार आपको ऑल्दो एंड दो के साथ बट मिल जाता है, जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कॉमा का यूज किया है, ऑल्दो एंड दो के साथ, करेक्ट है। ही हैज अ लार्ज फैमिली, सब कुछ प्रेजेंट में जा रहा है, ही हैज अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आगे उसी ही लैंग्वेज में, उसी टोन में बात करने के लिए जब हम कुछ जोड़ते हैं तब हम एंड यूज करते हैं, और जब कुछ अलग ओपोजिट बात बोलेंगे फिर बट यूज करेंगे, उसी टोन में बात करेंगे तो एंड यूज करेंगे। एंड ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी अपनी जीविका चलाना उसको थोड़ा कठिन लग रहा है, तो आंसर यहाँ नो एरर है। नेक्स्ट, while it is apparent that biotechnology offers a significant benefits, adequate attention has not been focused to this vital area. So what is an error in this question? Okay, let's get started. While it is apparent, देखो जब आपका ये जो बी फॉर्म का वर्ब है ना, ये जो बी फॉर्म के वर्ब हैं is, am, are, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह जब यूज किए जाते हैं तो इनके साथ जो मेन वर्ब आता है वो आईएनजी फॉर्म में आ जाता है या फिर थर्ड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन जब ये खुद मेन वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं तो इनके साथ ईदर वी कैन यूज नाउन और वी कैन यूज एन एडजेक्टिव। ओके, हम इनके साथ या तो नाउन प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव यूज करते हैं अगर ये बी फॉर्म के वर्ब्स जो हैं ये एज अ मेन वर्ब यूज किए गए हैं। अच्छा, इसमें बी फॉर्म में इज, एम, आर भी है, वॉज एंड वर भी है, ठीक है, और बीन भी है, और क्या है बेटा, बीइंग भी है ना। तो ये हमारे बी फॉर्म के वर्ब्स हैं। अगर इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी या थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बट अगर हम इनको खुद ही मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो इनके साथ नाउन या फिर एडजेक्टिव आएगा। तो अगर मैं बात करूं एपरेंट की, तो एपरेंट क्या है बेटा, एडजेक्टिव है, ठीक है। While it is apparent, यानी apparent means क्या होता है, clear that biotechnology offers, bio, अब that यहाँ कंजंक्शन है, इसके बाद हम दूसरा क्लॉज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका सब्जेक्ट क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है, जो कि अपने आप में सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज कर रखा है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी ऑफर्स सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या है बेटा, नाउन है, और सिग्निफिकेंट यहाँ एडजेक्टिव है क्योंकि ये जो है इस बेनिफिट्स को क्वालिफाई कर रहा है। सिग्निफिकेंट क्या है, बेनिफिट्स है। एडिकेट अटेंशन, अटेंशन की बात करूं तो ये भी नाउन है, और एडिकेट क्या है बेटा, ये भी एडजेक्टिव है। हैज नॉट बीन फोकस्ड टू दिस वाइटल एरिया, बेटा फोकस्ड ऑन दिस वाइटल एरिया हो जाएगा, टू दिस वाइटल एरिया इज नॉट करेक्ट हियर, ऑन दिस वाइटल एरिया इज करेक्ट हियर। बीइंग अ सनी डे,
I decided to skip work and stay at home. What is an error in this question? अच्छा, इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ रहे हैं बेटा, तो हमें ऐसा लग रहा है कि मैं खुद सनी डे हूँ. बीइंग अ सनी डे आई डिसाइडेड, मैं खुद सनी डे हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया कि आज चलो स्किप कर देते हैं काम और घर पे बैठ के मौज मस्ती कर लेते हैं. ऐसा नहीं है. यहाँ पर क्या एरर है? सब्जेक्ट का एरर है. तो यहाँ आपको जब किसी मौसम या जो है नॉन लिविंग को जब आपको या डेज को आपको रेफर करना होता है या फेस्टिवल्स को रेफर करना होता है, तब आप इट का यूज करते हैं. सो इट बीइंग अ सनी डे I decided to skip work and stay at home. Next, we had to cancel our trip to Delhi because when we reached the railway station, the train left. What is an error in this question? Okay, let's get started. So, जब भी हम पास्ट में दो एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं, दो एक्शंस को रेफर करते हैं, तो आपको याद रखना है कि पास्ट में जब भी दो एक्शन की बात हो तो ऐसा तो बिल्कुल है कि एक पहले हुआ होगा और एक बाद में हुआ. भाई कंडीशंस दो होते हैं, या तो एक साथ दोनों हो गए या एक पहले हुआ और एक बाद में हुआ. यही दो कंडीशंस तो बन सकते हैं जब हम किसी एक्शन को बता रहे होते हैं. तो यस, अगर पास्ट में बेटा किसी एक्शन को बता रहे हो आप, तो अगर कोई एक्शन ऐसा है जो पहले हुआ है, यानी कि जो अर्लियर है, उसे आप यूज करोगे पास्ट परफेक्ट में, जिससे हम दूसरे लैंग्वेज में पास्ट ऑफ द पास्ट कहेंगे तो करेक्ट होगा. अर्लियर लैंग्वेज है, सॉरी अर्लियर एक्शन है, तो उसे पास्ट परफेक्ट में यूज करोगे. आप सभी को इसका जो है स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. ये आपका रूल होता है पास्ट परफेक्ट का. अगर एक्शन आपका पास्ट में हुआ है और पहले हुआ है, किसी दूसरे एक्शन से पहले हुआ है, जो बाद में हुआ होगा, इस एक्शन के बाद में हुआ होगा, उसे हम कहेंगे लेटर एक्शन और उसे हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट में, जिसका रूल होगा बेटा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. ये उसका रूल होगा. होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो रही है. अब यहां देखो, आपने अच्छा बचपन में एक सेंटेंस, बचपन में क्या, जब आप क्लास 4th या 5th में थे तो आपने ये सेंटेंस पढ़ा होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. यानी डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था. ये आपने बचपन में पढ़ा होगा. तो इसका क्या होना चाहिए इंग्लिश ट्रांसलेशन? पहले कौन मरा? मरीज, फिर डॉक्टर आया, तो द पेशेंट हैड डाइड, इसको हम पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे. देन वी यूज सिंपल पास्ट. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. ओके, सो लाइक दैट वी हैड टू कैंसल आवर ट्रिप. हमें अपना ट्रिप जो है वो कैंसिल करना पड़ा बिकॉज व्हेन वी रीच्ड द रेलवे स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट हो जाएगा बेटा, क्योंकि ट्रेन पहले चली गई थी. हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी. सो हियर शुड बी यूज्ड द ट्रेन हैड लेफ्ट. Many a student has failed in the mathematics test, but Dileep has scored 100%. Okay, let's get started. देखो बेटा, जब भी आप many यूज करते हो, अगर आपने many के साथ आर्टिकल आ ऐड कर दिया है तो नाउन क्या हो जाएगा? नाउन सिंगुलर हो जाएगा और वर्ब भी क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी. और ये बिल्कुल इक्वल होता है many प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब. So many a singular noun plus singular verb is equal to many plus plural noun plus plural verb. It has no difference, but there is a slight difference between them. इनमें थोड़ा सा slight difference होता है. क्या होता है कि इस वाले पार्ट में ना हम क्या करते हैं बेटा? emphasize करते हैं. In this part we emphasize the sentence, we make the sentence profound, थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा प्रोफाउंड, थोड़ा सा सिग्निफिकेंट बनाने के लिए हम यूज करते हैं ये आपका स्ट्रक्चर. और इसमें नॉर्मल रहता है हमारा. तो मेनी आ स्टूडेंट जब बोल रहे हो तो थोड़ा एम्फेसाइज कर रहे हो, और जब मेनी स्टूडेंट्स बोल रहे हो तो आप बिल्कुल नॉर्मल वे में, नॉर्मल टोन में बोल रहे हो. ऐसा इंग्लिश में लैंग्वेज में कंसिडर किया जाता है. ठीक है, तो यहां देखेंगे मेनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड, बिल्कुल सही है, इन द मैथमेटिक्स टेस्ट, बट दिलीप हैज स्कोर्ड 100% नहीं होगा बेटा. दिलीप हैज स्कोर्ड फुल मार्क्स. यहाँ पर आंसर 100% नहीं होगा, फुल मार्क्स हो जाएगा. तो आंसर यहाँ इसी पार्ट में है हमारा. नेक्स्ट
The general with over 1,000 officers and soldiers have surrendered to the Indian troops who are patrolling the valley. So what is an error in this question? Come on, let me know. Okay, the general, यहाँ देखेंगे तो ये जो जनरल है ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये विद क्या है बेटा, ये प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद बेटा जो भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं ना, वो प्रपोजिशन के क्या बन जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। तो ये जो हमारा 1,000 ऑफिसर्स है ना, इसको देख करके वर्ब डिसाइड नहीं करना, क्योंकि ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हम हमेशा ये चीज ध्यान में रखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज किया जाए, कभी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। समटाइम्स हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, जब भी प्रपोजिशन से हम दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करें या सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करें। तो ये कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर देती हूँ कि जब भी प्रपोजिशन से आप दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो आपका जो पहला सब्जेक्ट होगा यही आपका रियल सब्जेक्ट होगा, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो इसी के अकॉर्डिंग आएगी, इस वाले के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आप यूज करते हो वो प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लियर है ये चीज? सो द जनरल विद ये प्रपोजिशन है, ये 1,000 ऑफिसर्स इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। अब एंड सोल्जर्स, अब ये एंड लगा दिया ना तो भी इन्हीं ऑफिसर्स को ही आगे डिस्क्राइब कर रहे हो, एंड सोल्जर्स। अब यहाँ जो हैव आया है बेटा यही रॉन्ग है, क्योंकि ये हैव आना चाहिए जनरल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज सरेंडर्ड टू द इंडियन ट्रूप्स हु आर पेट्रोलिंग द वैली। पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, तैनाती। नेक्स्ट, if he wrote the examination faster and had answered one more questions, we would have scored better. So what is the error in this question, guys? ऐसा इसमें कहना, इसकी मीनिंग है कि अगर उसने एग्जाम को फास्ट लिखा होता या उसने एक क्वेश्चन ज्यादा आंसर कर दिया होता तो वो अच्छा स्कोर करता। इस क्वेश्चन की मीनिंग यही है कि अगर वो एग्जाम में अच्छा लिखता, थोड़ा एक क्वेश्चन और कर लेता तो वो अच्छा स्कोर कर लेता। अब देखो यहां इस क्वेश्चन में बेटा क्या है, ये जो हमारा पार्ट है ही वुड हैव स्कोर्ड बेटर, इसे हम कह सकते हैं रिजल्ट क्लॉज। क्या कह सकते हैं, रिजल्ट क्लॉज, क्योंकि ये जो हमारा पार्ट है ना ये एक रिजल्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, और इस वाले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इतना जो हमारा पार्ट है ये हम यूज कर रहे हैं यहां तक, ठीक है, यहां तक जो हमारा पार्ट है ये हम इसमें कंडीशंस लगा रहे हैं, कंडीशन यानी कि शर्त लगा रहे हैं, और इसमें हम क्या बता रहे हैं, रिजल्ट बता रहे हैं। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना है कि अगर रिजल्ट क्लॉज में आपने वुड प्लस हैव प्लस V3 यूज किया है, या आपने कुड प्लस हैव प्लस V3 यूज किया है, या आपने शुड प्लस हैव प्लस V3 यूज किया है, अगर ये रिजल्ट क्लॉज में ये है तो बेटा कंडीशन क्लॉज जो होगी उसमें आप यूज करोगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, यानी कि हम उसे यूज करेंगे पास्ट ऑफ द पास्ट में, जिसे हम कहते हैं क्या बेटा, पास्ट परफेक्ट। क्लियर है? So what is an error? Yes, the correct is if he had written the examination faster. So error is in this part. Next, for decades there have been a debate on whether schizophrenia is a psychological condition. What is an error in this question? Okay, let's get started. For decades there have been a debate. देखो बेटा हम there के साथ क्या है कि हम verb जो है वो सिंगुलर भी यूज करते हैं और verb हम प्लूरल भी यूज करते हैं, वो हमें डिसाइड करना होता है अपने फर्दर सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है सिंगुलर वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है प्लूरल वर्ब। बट इट के साथ ये कंडीशन नहीं है, इट के साथ ओनली सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज्ड, इट के साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा। फॉर डेकेड्स ये इतना पार्ट खत्म हो चुका है, यहां से स्टार्ट करते हैं। देयर हैव बीन, अब ये जो हैव बीन आया है इसका मतलब वर्ब जो नाउन होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन हमने देखा आर डिबेट। अब आर डिबेट हमने देखा इट मीन्स कि नाउन यहाँ सिंगुलर है। बेटा अगर नाउन सिंगुलर है ना
तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. इट मीन्स हैव बीन इज नॉट करेक्ट हियर, देयर शुड बी हैज बीन अ डिबेट. और मैं आपको बता दूं, जब आर्टिकल आ और एन यूज किया जाए तो आर्टिकल आ और एन हम यूज करते हैं हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ. आर्टिकल आ और एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं. सो देयर हैज बीन अ डिबेट ऑन वेदर schizophrenia इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन. नेक्स्ट, Mohan is one who always finds fault with whatever Ram does. Okay, Mohan is the one. Mohan ऐसा इंसान है who always finds किसके लिए आया? मोहन सिंगुलर है, finds fault with whatever Ram does. Ram सिंगुलर है तो आपने do नहीं does यूज किया. It means यहाँ no error है. Next, there is a need to revising government policies on controlling unauthorized constructions. Okay, so there is a need. A need, यहाँ ये need हमारा as a noun यूज किया गया है. noun सिंगुलर है, verb सिंगुलर हो गया. to के साथ बेटा हमेशा हम V1 का यूज करते हैं. to प्लस ing कुछ केसेस में होता है, बट वैसे अगर आप यूज करोगे तो to प्लस V1 ही यूज करोगे. to प्लस ing हम कब करते हैं? जब भी हमारा फ्रेज होता है averse to, okay, addicted to, with a view to, looking forward to, ठीक है. ऐसे केसेस में prone to, habituated to, इनके साथ ing हम यूज करेंगे, लेकिन हम इसके बाद कोई भी केस आ जाए तो उसमें ing हम नहीं लगा सकते. ओके, तो यहां हो जाएगा to revise government policies. Next, we know whether it begins but we don't know that where it ends. आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा. we know, हमें पता है, where it begins, देखो it के साथ सिंगुलर आया है, ठीक है, सिंगुलर है आगे भी, but we don't know where it ends, it के साथ भी सिंगुलर आया. no error in this question. Next, the simplest method of welding two pieces of metal together is known as pressure welding. तो यहाँ is known as हो जाएगा, ठीक है. ओके, इन वो टाइपिंग मिस्टेक है, उसमें आपका कुछ नहीं गड़बड़ है. द सिंपलेस्ट मेथड, ओके, सिंपलेस्ट जब भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव आए ना तो उसके साथ द आर्टिकल हम यूज करते हैं. मेथड यहाँ नाउन है, एडजेक्टिव ये आपका सिंपलेस्ट हो गया. वेल्डिंग टू पीसेस टुगेदर, बेटा वेल्डिंग की मीनिंग ही होती है टुगेदर, मतलब वेल्ड हम जब करते हैं तो दो को मिला देते हैं ना, तो जब वेल्डिंग में ही टुगेदर का सेंस है तो आप दो वर्ड सेम मीनिंग के एक साथ यूज नहीं करते हो. सो वेल्डिंग टू पीसेस ऑफ मेटल इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग. टुगेदर शुड नॉट बी यूज्ड हियर, क्योंकि वेल्डिंग में टुगेदर का मीनिंग इट है, इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम टुगेदर यूज नहीं करेंगे. Next, one of the important benefits of machine age is that our standard of life has improved. What is an error in this question? Let me know in the comment section. अच्छे से क्वेश्चन का आंसर करो और वीडियो को बहुत सारा शेयर करो, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है. तो इस वीडियो का आंसर कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए, और वीडियो को बहुत सारा शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताना ये सेशन कैसा लगा आप सभी को. एंड डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर दैट रीज़न कि आपको हमेशा वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर एवरीवन.